बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन के ख्वाब जो लोग देख रहे थे, ये ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ की इन मखसूस नशिस्तों को मिलाने के बाद जो 2/3 अक्सरियत बन रही थी, ये 2/3 अक्सरियत अब इनकी ख़त्म होने जा रही है। मखसूस नशिस्तों पर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हंगामी एक्शन हुआ है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। मखसूस नशिस्तों की वापसी होने जा रही है। मामला क्या है, तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की जानिब से एक बयान दिया गया था, जिसमें उन्होंने आइनी हदूद में रहने के हवाले से बताया था जी कि हम अपनी आइनी हदूद में ही हैं। इस बयान के ऊपर खौफनाक जो रिएक्शन है वो सामने आया है। इस रिएक्शन के हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से एक और तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। और जिस तरह से बाबर सत्तार साहब का, जस्टिस बाबर सत्तार साहब का रिकॉर्ड रहा है और जिस तरह से उन्होंने इस मामले में भी स्टैंड लिया है तौहीन अदालत के मामले पर, तो इसमें जो ताकतवर हैं ख़ास तौर पर वो फंस चुके हैं, क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार पीछे हटने वालों में से नहीं है। मामला क्या है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, एक छोटा सा वीडियो क्लिप है वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ये मौलाना फजल रहमान साहब का एक खिताब था और 30 सेकंड का ये क्लिप है। और ये बेसिकली आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने जो आइनी हदूद में रहने से मुतल्लिक बयान दिया था, उस बयान पर यह रद्द अमल मौलाना साहब ने दिया है। ये रद्द अमल सुनिएगा, फिर आगे मज़ीद डिटेल्स की जानिब भी बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे जस्टिस बाबर सत्तार और 6 जजिस के डट जाने की वजह से सारी अदलिया डट गई और सारे मामला खास तौर पर मखसूस नशिस्तों वाले रिवर्स होने जा रहे हैं। बहरहाल जी, ये सुनिए मौलाना फजल रहमान साहब क्या फरमाते हैं। कहते हैं मुझे पता है मेरे कानून का दायरा क्या है, मैं अपने इख्तियारात के हुदूद को जानता हूँ। मुझे यकीन है आप इख्तियारात के हुदूद को जानते हैं और मुझे भी पता है कि आप इख्तियारात के हुदूद को जानते हैं। मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन आप अपने इख्तियारात के हुदूद से जो तजावुज करते हैं वो उस हुदूद से कई गुना ज्यादा है। उसको भी देखा है कि अपना वतीरा तब्दील करो। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने आर्मी चीफ साहब का जो बयान था, उस बयान के ऊपर रद्द अमल देते हुए, और बड़ा खौफनाक किस्म का रद्द अमल है जो कि मौलाना फजल रहमान साहब ने दिया है और पूरी जो चार्ज शीट है वो यहाँ पर लगा दी है। वीडियो आपने सुनी, मैं आपको बता भी देता हूँ कि इन्होंने कहा क्या है। कहते हैं मुझे पता है मेरा कानून का दायरा क्या है, मैं अपने इख्तियारात और हदूद को जानता हूँ। मुझे पता है आप जानते हैं, लेकिन आप इख्तियारात और हदूद से जो तजावुज़ करते हैं वो उस हदूद से कई ज़्यादा है, उसको भी देखा है कभी। तो ये मामलात इस वक्त चल रहे हैं अदलिया के स्टैंड के बाद। अब ये जो अपोजिशन अलायंस है इन्होंने भी स्टैंड ले लिया, ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान ने। इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बहुत पहले से ही स्टैंड लिया हुआ और मेरे ख्याल से उन्हीं की स्टैंड की वजह से ही अब ये सारे जो हैं वो भी स्टैंड ले रहे हैं। तो बहरहाल लावा इस वक्त फट चुका है और जो मामलात हैं वो खौफनाक हद तक आगे बढ़ चुके हैं। इसी तरीके से अदलिया की बात करूं तो मखसूस नशिस्तों वाले मामले पर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच बना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त थी मखसूस नशिस्तों पर, उस पर समाअत होने जा रही है 8 मई को। और तफसीलात पहले खबर की आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है और आखिर क्यों चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो इस बेंच में शामिल नहीं हैं। हालांकि बेंचेस में तो काजी साहब शामिल होते हैं, लेकिन ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला इसमें क्यों शामिल नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला, ये 2 जजिस शामिल हैं। पहले ये खबर सुनिए, फिर इसकी डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की समाअत के लिए मुकर्रर की गई मखसूस नशिस्तों के मामले पर अपील जो है जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 8 मई को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्ला भी इस बेंच में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केपी असेंबली की अपीलों पर भी बेंच तश्कील दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 8 मई को अपीलों पर समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने
सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, स्पीकर सूबाई असेंबली और दीगर फरीकैन को इसमें नोटिस जारी कर दिए हैं। वाज़ेह इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को मखसूस नशिस्तें ना देने का फैसला दिया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने यह भी फैसला दिया था जी कि ये दूसरी जमातों को दे दी जाएं। और इस हंगामी डेवलपमेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट से जो हुई है, आपने ये भी जहन में रखना है कि अभी कुछ रोज़ पहले ही 3-4 रोज़ कबल पहले मैंने व्लॉग किया था और मैंने आपको बताया था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को पार्लिमानी जमात एक्सेप्ट करते हुए जो आज़ाद उम्मीदवार उनमें शामिल हुए थे उनमें शामिल कर लिया गया। और कौमी असम्बली की वेबसाइट पर पूरी जो फहरिस्त है वो भी आवेज़ा कर दी गई है, यानी कि उन्हें पार्लिमानी जमात एक्सेप्ट कर लिया गया है। और ये इसी नुक्ते की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं दी थी। तो बहरहाल जी सुप्रीम कोर्ट में ये बेंच बन चुका है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको चीज़ें वाजे करता चलूँ। जो 6 जजिस के लेटर वाला खुद नोटिस केस था, सब ने उसमें खुलकर देखा कि चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब एक तरफ थे, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो है वो एक तरफ थे। और ये जो बेंचेस की फिक्सेशन वाला मामला होता है ये 3 रुकनी कमेटी करती है, यानी कि चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब अगर अकेले कोई फैसला करना चाहें तो वो नहीं कर सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं उनका जो फैसला होगा और वो अगर 2 एक तरफ हो जाएं और काजी साहब एक तरफ हो जाएं तो 2-1 से फैसला होगा और उस तरह से जो बेंचेस की फिक्सेशन है वो होगी। तो बहरहाल इस फैसले के बाद जो ये बेंच बना है जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर वाला, इसके बाद अब ये ख्याल किया जा रहा है कि जो एक ख्वाब था जो किसी ने देखा कि चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन दी जाए और 2/3 अक्सरियत शहबाज को मिल चुकी है मखसूस नशिस्तों के बाद, और उसके बाद ये सारी अदालती इस्लाहात और एक्सटेंशन वाला मामला क्लियर किया जाएगा, तो इस बेंच के बनने के साथ ही बहुत सारों के वो जो ख्वाब था वो टूट चुका है। क्योंकि ऑलरेडी अदलिया के अंदर से ये रद्दअमल आ चुका है कि जो इस्लाहात या इस्लाहात के नाम पर कंट्रोल या जो एक्सटेंशन है वो किसी सूरत नहीं होगी। और पूरी की पूरी अदलिया इस वक्त डट चुकी है और इसी डटने की वजह से ही ये कुछ अहम तरीन जो इकदामात हैं वो लिए जा रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने भी एक मामले पर ताकतवर खुफिया एजेंसी के सरबराह पर तौहीन अदालत से मुतलिक शोकाज नोटिस जारी किया है, उस पर भी तफसीलात आपको बताता हूं। बहरहाल जी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 मई को दरखास्त पर केस की जो समाअत है वो होने जा रही है। और मखसूस नशिस्तें PTI को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को मिलें या ना मिलें, लेकिन एटलीस्ट वो शहबाज हुकूमत को नहीं मिल सकती। इस वजह से क्या होगा कि 2/3 अक्सरियत शहबाज की ख़त्म, उसके बाद कोई भी जो तरमीम है वो नहीं कर पाएंगे। अब मैं आता हूं जी जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से, उन्होंने आज बड़ा एक अहम जो फैसला है वो दिया है और ऑडियो लीक्स केस में एक दरखास्त और उनके अगेंस्ट आई और इस मरतबा ये दरखास्त IB की जानिब से दायर की गई इंटेलिजेंस ब्यूरो, और उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार साहब से कहा जी कि आपने वो लेटर लिखा है तो आप इस केस से अलहदा हो जाएं या केस किसी और को शिफ्ट कर दें। इसी तरह की दरखास्त FIA ने दी थी और उसे मुस्तरद कर दिया था जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने, और उनसे कहा था क्यों ना DG FIA को बुलाकर आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया जाए, लेकिन सिर्फ अंदिया दिया था, उस पर कार्रवाई नहीं की गई थी। लेकिन क्या हुआ, IB ने भी दरखास्त दायर कर दी और इस पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब जिन्होंने लास्ट समाअत में अंदिया दे चुके थे और उनको एक किस्म की ये वार्निंग थी कि ये आप दरखास्त दायर कर रहे हैं तो आप पर तौहीन अदालत आपको क्यों ना कर दी जाए, लेकिन खैर फिर उनको छोड़ दिया गया था, नहीं की गई थी। लेकिन अब ये जो IB ने किया तो इस पर शोकाज नोटिस तौहीन अदालत का जारी करते हुए उनसे अब जवाब तलबी कर दी गई है कि ये जो आपने दरखास्त दी है इस पर क्यों ना तौहीन अदालत आपके खिलाफ की जाए, इस पर जवाब तलबी हुई है। केस की डिटेल आपके सामने रखता हूं जी। IB की बेंच पर एतराज़ वापस लेने की दरखास्त भी खारिज कर दी गई है। अच्छा, इसमें यह हुआ ये कि पहले दरखास्त जो है वो दायर की गई और फिर बाद में एडिशनल अटॉर्नी जनरल आके कहते हैं कि हम दरखास्त वापस लेना चाहते हैं, लेकिन तब जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा अब तो आपकी दरखास्त खारिज की जा चुकी है तो अब आप वापस लेने के हवाले से कुछ नहीं हो सकता। जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स केस में बेंच पर एतराज़ वापस लेने की IB की जानिब से दायर मुतफरिक दरखास्त पर समाअत की, जिसमें असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि IB की ऑडियो लीक्स में बेंच पर एतराज़ की दरखास्त वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने रिमार्क्स दिए कि आपकी एतराज़ वाली दरखास्त तो पहले ही खारिज की जा चुकी है, ऑर्डर आएगा तो वो आपको मिल जाएगा। ऑर्डर में DG IB को नोटिस किया गया है कि क्यों ना इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, यानी कि तौहीन अदालत कार्रवाई का आगाज करने से पहले यही शोकाज नोटिस होता है, फिर उनका जवाब होता है और फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई और फिर मामला आगे चलता है। ऑर्डर में यह भी पूछा गया है कि किसने दरखास्त दायर करने की अथॉरिटी दी थी, आपने जो जवाब देना है वो ऑर्डर आने के बाद दे दीजिएगा। अदालत ने IB की जानिब से बेंच
पर एतराज़ वापस लेने की मुतफरिक दरख्वास्त भी खारिज कर दी। यानी कि पहले एतराज़ की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद किया और फिर एतराज़ उसके बाद लेट एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि हम ये दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, तो जज साहब ने कहा जी अब तो ये खारिज हो चुकी है, तो वो दूसरी दरख्वास्त में उनकी खारिज कर दी गई। वाज़ेह रहे कि IB समेत 4 इदारों ने जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ करते हुए केस से अलग होने की दरखास्तें दायर की थी। पैमरा, PTA और FIA की दरखास्तें अदालत ने 5-5 लाख रुपए के जुर्मानों के साथ खारिज कर दी थी। IB ने दीगर 3 इदारों पर 15 लाख रुपए जुर्माने के बाद एतराज़ वापस लेने की मुतफरिक दरखास्त दायर की थी। यानी कि इन्होंने ये सोचा होगा कि बाबर सत्तार साहब ने उनकी दरखास्तें जुर्माने के साथ मुस्तरद कर दी हैं तो इनके अगेंस्ट फिर कुछ नहीं होगा, लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार साहब यहाँ पर डट गए। और क्यों डट गए हैं कि पूरी की पूरी जो अदलिया है इस वक्त उसने स्टैंड ले लिया है। और आप ये जो खाली मखसूस नशिस्तों वाला बेंच बना है, पहली मरतबा मेरे ख्याल से मेरी जो ऑब्जर्वेशन है ये हुआ होगा कि चीफ जस्टिस साहब को मुखालफत इसमें हुई है, नहीं तो ये केस भी वो अपने पास ही लगाते और इसको मामले को ख़त्म कर देते। लेकिन ये जो बेंच बना है, ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला जो है वो इसमें सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो भी फंसेंगे कि कैसे उन्होंने ये जो नशिस्तें हैं वो दूसरी जमातों को दे दी हैं। इसके अलावा 2-3 और भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। इसहाक डार साहब की बतौर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तैनाती के खिलाफ दरखास्त को भी काबिल समात करार देने पर दलाइल तलब कर लिए गए हैं। यानी कि आपसे मैंने, जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको याद होगा, मैंने आपसे ये खबर 2 रोज़ पहले शेयर की थी और ख़बर नहीं बल्कि अपना तजिया आपके सामने रखा था और कानूनी माहिरीन की राय रखी थी कि एक सेनेटर किस तरह से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। क्योंकि अगर आप सेनेट में हैं तो आप तो MNA भी नहीं बन सकते, आपको सेनेट की नशिस्त छोड़नी पड़ती है, फिर आप MNA बन पाते हैं, हल्फ ले पाते हैं। और हल्फ से पहले एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, कईयों ने सेनेट का ओहदा छोड़ा और बतौर MNA हल्फ लिया, तो ये किस तरह से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। तो इनके अगेंस्ट दरख्वास्त दायर हुई थी और उस दरख्वास्त के काबिल समात होने पर दलाइल अदालत ने तलब कर लिए हैं। यानी कि इनिशियल लेवल पर उसे मंजूर कर लिया गया और काबिल समात पर अब दलाइल तलब किए गए हैं। अदालत कन्विंस हुई तो दरख्वास्त को काबिल समात करार देते हुए फिर इनको भी नोटिस जारी होंगे और यहाँ इसहाक डार का भी जो ओहदा है वो भी खतरे में पड़ चुका है। सिंध हाई कोर्ट ने इसहाक डार की बतौर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त की समात के दौरान दरख्वास्त काबिल समात होने से मुतल्लिक दलाइल और कानूनी नुकात तलब कर लिए हैं। अदालत ने मजीद समात 16 मई तक मुलतवी कर दी है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। 28 अप्रैल को इसहाक डार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आइन में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे का कहीं जिक्र नहीं है। अदालत आलिया से इस्तदा की गई है कि वफाकी हुकूमत का 28 अप्रैल का नोटिफिकेशन गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिया जाए। ये जो दरख्वास्त है वो दायर की गई जिसमें वफाकी काबीना, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ऐवान सदर और दीगर को फरीक बनाया गया है। तो ये एक और बड़ा झटका है जो कि इस मौजूदा हुकूमत को, शहबाज हुकूमत को अदालत से मिला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और डेवलपमेंट हुई है और वो ये जी कि फैज़ाबाद धरना केस अमल दरामद से मुतल्लिक जो दरख्वास्त थी ये समात के लिए मुकर्रर कर ली गई है और 6 मई को इस पर समात होगी। जो इंक्वायरी कमीशन वगैरह और अमल दरामद और तहकीकात के हवाले से जो कुछ बयानात भी रिकॉर्ड हुए थे उसमें क्लीन चिट दे दी गई थी जनरल फैज़ हमीद साहब को और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बज़ाहिर जो उनके रिमार्क्स और उनका जो जिस तरह से चीज़ें चला रहे थे उसे ये लग रहा था कि वो जनरल फैज़ हमीद साहब को टारगेट करते हुए उनको वो ये समझते थे कि वो इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ मामला आगे चलना चाहिए। इवन के लास्ट समात में तो उन्होंने बाकायदा नाम भी उनका ले लिया, लेकिन बाद में फिर जो है वो जो डिटेल्स आई सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि क्लीन चिट जो है वो जनरल फैज़ हमीद साहब को मिली कि वो इस धरना फैज़ाबाद धरना के पीछे नहीं थे, क्योंकि असल मुद्दा यही था कि जनरल फैज़ हमीद जो है वो इसके पीछे हैं, लेकिन वो पीछे नहीं थे। जो मुआहदा भी हुआ था वो उस वक्त की हुकूमत की मर्जी से हुआ था और हुकूमत ने इजाज़त दी थी कि ये हमारे साथ चूंकि नहीं बैठ रहे, आपके साथ बैठ रहे हैं तो आप मुआहदा करें और ठीक है आप दस्तखत करें। तो इस वजह से उन्होंने दस्तखत किए थे, उन्होंने अपने पास से जो दस्तखत थे वो नहीं किए थे। बहरहाल जी ये केस भी समात के लिए मुकर्रर हो गया है। 6 मई को जस्टिस इरफान सादात और जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो हैं वो बेंच में शामिल होंगे और इस 3 रुकनी बेंच की सरबराही कौन कर रहा है, वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कर रहे हैं। आखिर में आपको बताता चलूँ जी कि राजा परवेज़ अशरफ साहब ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा है कि हुकूमत IMF पैकेज पर पार्लियामेंट को एतमाद में ले, पेंशनर्स पर टैक्स का नफाज नाकाबिले कबूल है। नए टैक्सेस और मुजवजा निजकारी पर वज़ीर ख़जाना अरकान पार्लियामेंट को इन कैमरा ब्रीफिंग दें, ये राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कहा है। इन अकल के अंधों को
इंसान क्या कहे, इनकी अकल के ऊपर मातम कोई इंसान करे कि आप इस हुकूमत का ही हिस्सा हैं, आपकी इत्तेहादी हुकूमत है, आप इस हुकूमत में इत्तेहादी हैं, शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और MQM, और ये अपनी हुकूमत को कह रहे हैं कि ये हमें आकर चीज़ें बताएं और निजकारी को नहीं हम करेंगे एक्सेप्ट, और IMF के पैकेज में हमें आप एतमाद में लें। ओ भाई, आपकी हुकूमत और आप ही की हुकूमत ये काम कर रही है। अब ऐसा नहीं होगा कि आप आवाम को बेवकूफ़ बनाएं और कहें जी कि हम शहबाज शरीफ को वोट देते हैं कि वो हुकूमत बना ले, लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। भाई, आपने नहीं बनना तो फिर आप उसको जो वोट है वो भी ना दें। तो बहरहाल ये समझते हैं कि अब भी इनका ये जो नारे हैं वो चलेंगे, और ये जो अरसे से नारा लगाकर आ रहे हैं जी कि भुट्टा जिंदा है, तो असल में तो आपने भुट्टो की जो सारी जदोजहद और चीज़ें जो थी उसको आपने दफन करके रख दिया है, लेकिन अब आवाम आपके इन चीज़ों में नहीं आने वाली। राय का सार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।